नमस्कार। जी स्पैर में आपका स्वागत है। इस प्लेलिस्ट में हम द हिंदू अखबार के संपादकीय का संक्षिप्त और सरल सारांश प्रस्तुत करेंगे। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या समाचारों में रुचि रखते हैं तो यह श्रृंखला आपके लिए उपयोगी होगी। आइए आज के संपादकीय का सारांश देखते हैं। पहला, इंडियाज बर्डन ऑफ राइजिंग ओबेसिटी, द हेफ्टी कॉस्ट टू पे, यानी भारत में बढ़ता मोटापा एक गंभीर स्वास्थ्य संकट। पिछले 2 दशकों में भारत में मोटापा और अधिक वजन एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती बन गए हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, जो कि 2019 से 21 के बीच में हुआ, के अनुसार हर 4 में से एक व्यक्ति मोटापे से ग्रस्त है। कुछ राज्यों में यह दर 8% से 50% तक है। बच्चों में भी मोटापा तेजी से बढ़ रहा है और विश्व मोटापा महासंघ के अनुसार भारत में बचपन के मोटापे की वार्षिक वृद्धि दर दुनिया में सबसे अधिक है। मोटापे के कारण और प्रभाव। पहला, बदलती जीवन शैली। शहरीकरण और कम शारीरिक गतिविधि से मोटापा बढ़ रहा है। WHO के अनुसार 50% भारतीय शारीरिक रूप से सक्रिय नहीं हैं। दूसरा, अस्वस्थ आहार। उच्च वसा, नमक और शक्कर वाले भोजन और अति प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ की उपलब्धता बढ़ी है। तीसरा, थिन फैट इंडियन परिकल्पना, यानी सामान्य बॉडी मास इंडेक्स होने के बावजूद भारतीयों में अधिक वसा पाया जाता है, जो मधुमेह और हृदय रोगों का कारण बन सकता है। चौथा, आर्थिक बोझ। 2019 में भारत में मोटापे की वजह से $28.95 बिलियन यानी 1800 रुपये प्रति व्यक्ति का आर्थिक नुकसान हुआ। यह 2030 तक 4700 प्रति व्यक्ति तक बढ़ सकता है। इसके समाधान और नीतिगत सुझाव। पहला, जन जागरूकता। मोटापे को एक रोग मानकर इसके प्रति समाज में सही जानकारी फैलानी होगी। दूसरा, शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देना होगा। बेहतर शहरी योजनाएं, पार्क, साइकिल लेन और जिम तक निःशुल्क पहुंच सुनिश्चित की जाए। तीसरा, अस्वस्थ भोजन पर कर। HFSS और UPF उत्पादों पर कर बढ़ाया जाए और स्वास्थ्य भोजन जैसे फल सब्जियों पर सब्सिडी दी जाए। तीसरा, नियमित स्वास्थ्य जांच। हर चिकित्सा परामर्श में वजन, लंबाई और कमर की माप को अनिवार्य किया जाए। दवाओं का सही उपयोग। मोटापा कम करने वाली दवाओं के लिए उचित दिशा निर्देश बनाए जाएं। कार्यस्थलों पर जागरूकता। दफ्तरों में वजन जांच की सुविधा और जागरूकता अभियान चलाए जाएं। विद्यालयों की भागीदारी। स्कूलों में पौष्टिक भोजन अनिवार्य किया जाए और स्वस्थ आहार के प्रति बच्चों को शिक्षित किया जाए। समन्वित सरकारी नीति। स्वास्थ्य, वित्त, शिक्षा, कृषि और शहरी विकास मंत्रालयों को मिलकर मोटापे के खिलाफ रणनीति बनानी होगी। अनुसंधान और डेटा संग्रह। अधिक वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर मोटापे से निपटने की योजनाएं बनाई जाएं। स्वास्थ्य भोजन की सुलभता। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स को स्वास्थ्य भोजन को बढ़ावा देना चाहिए। इसका निष्कर्ष, मोटापा सिर्फ व्यक्तिगत समस्या नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य संकट है। इसे रोकने के लिए बहुस्तरीय और समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। यदि अभी ठोस कदम नहीं उठाए गए तो भारत को भविष्य में स्वास्थ्य और आर्थिक मोर्चे पर भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, द पार्टनर फॉर इंडियाज ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, यानी भारत की विकास यात्रा में ऑस्ट्रेलिया एक महत्वपूर्ण साझेदार। ऑस्ट्रेलिया भारत की आर्थिक वृद्धि में अटूट विश्वास रखता है। हमें विश्वास है कि भारत 2030 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसके साथ ही भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को मान्यता देते हुए ऑस्ट्रेलिया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सीट का समर्थन करता है। नई आर्थिक साझेदारी का रोडमैप। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया भारत आर्थिक साझेदारी के लिए नया रोडमैप लॉन्च किया। यह रोडमैप दिखाता है कि कैसे ऑस्ट्रेलिया भारत की अभूतपूर्व आर्थिक वृद्धि में योगदान दे सकता है और इससे लाभान्वित हो सकता है। भारत ऑस्ट्रेलिया मुक्त व्यापार समझौते से व्यापारिक संबंध पहले से ही कहीं अधिक मजबूत हुए हैं। भारत के वैश्विक निर्यात में 35% की वृद्धि हुई है, जबकि ऑस्ट्रेलिया को किए गए भारतीय निर्यात में 65% की वृद्धि दर्ज की गई है। यह इस बात का संकेत है कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की जरूरतों के पूरक हैं। आर्थिक सहयोग के मुख्य क्षेत्र। रोडमैप में 4 मुख्य
विकास सुपर हाईवे की पहचान की गई है। पहला, स्वच्छ ऊर्जा, दूसरा शिक्षा और कौशल विकास, तीसरा कृषि व्यवसाय, चौथा पर्यटन। साथ ही 7 अन्य प्रमुख क्षेत्र हैं जिनमें दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग और मजबूत किया जा सकता है, जैसे निवेश, तकनीक, खेल, संस्कृति और कला, खनिज और संसाधन, रक्षा, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य। भारत की महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप समर्थन। इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण। भारत 2023 तक इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या को 8 गुना बढ़ाना चाहता है। ऑस्ट्रेलिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम उत्पादक है, इस क्षेत्र को साकार करने के लिए आवश्यक खनिज संसाधन उपलब्ध करा सकता है। दूसरा, कौशल विकास। भारत को हर साल 2 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। इसे देखते हुए ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय गुजरात के गिफ्ट सिटी और नोएडा में अपने कैंपस खोल रहे हैं। भारतीय प्रवासी समुदाय की भूमिका। ऑस्ट्रेलिया में 10 लाख से अधिक भारतीय मूल के लोग हैं जो व्यापार, सरकार और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इन मजबूत संबंधों को बढ़ावा देने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने 132 करोड़ रुपए की निवेश राशि के साथ सेंटर फॉर ऑस्ट्रेलिया इंडिया रिलेशंस की स्थापना की है। भविष्य की राह। रोडमैप के तहत व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते को गति देने पर बल दिया जाएगा। यह व्यापारिक साझेदारी को और अधिक मजबूत बनाएगा। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के शब्दों में, भारत और ऑस्ट्रेलिया का रिश्ता पहले से कहीं अधिक गहरा, मजबूत और महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे भी अधिक रोमांचक यह है कि आने वाले समय में इस साझेदारी में अपार संभावनाएं हैं। अगर हम वर्तमान में सही फैसले लेते हैं तो भविष्य में अवसरों की कोई सीमा नहीं होगी। तीसरा, द वे टू प्रोटेक्ट ओरांस। राजस्थान के ओरणों यानी पवित्र वनों की सुरक्षा का सही मार्ग। इसकी लेखिका कनिका जामवाल हैं। दिसंबर 2024 में TN गोड्डावरम तिरुमुलपाड़ बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के ओरणों की सामाजिक, पारिस्थितिकी और सांस्कृतिक महत्व को स्वीकार करते हुए उनके संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण आदेश दिए। इस फैसले का उद्देश्य ओरणों की रक्षा करना और स्थानीय समुदायों की भूमिका को सशक्त बनाना है। हालांकि इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए औपचारिक कानूनों के दायरे में लाने यानी फॉर्मलाइजेशन का जो मार्ग अपनाया जा रहा है वह संभावित रूप से वांछित परिणाम नहीं दे सकते। ओरणों का महत्व। ओरण प्राचीन काल से स्थानीय समुदाय द्वारा स्थापित पवित्र वन हैं जिनमें किसी न किसी स्थानीय देवता की उपस्थिति मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ओरणों में कुल्हाड़ी से पेड़ काटना निषिद्ध है और इसे करने वाले को देवता के प्रकोप का भय होता है। ओरण न केवल जैव विविधता को बनाए रखते हैं बल्कि जल स्रोतों के संरक्षण में भी अहम भूमिका निभाते हैं। वे भूजल स्तर बढ़ाने और समग्र जल प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की सहायता करते हैं। औपचारिक संरक्षण की चुनौतियाँ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ओरणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें औपचारिक कानूनी ढांचे में लाने का निर्णय लिया है, लेकिन इससे कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जैसे पहला, ओरणों को वन घोषित करने की समस्या। कोर्ट ने ओरणों को वन घोषित करने का निर्देश दिया है, जिसमें उन्हें वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत संरक्षण प्राप्त होगा, लेकिन वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 के तहत जंगलों को चिड़ियाघर, सफारी और यूको टूरिज्म के लिए उपयोग करने की छूट दी गई है। इससे ओरणों का वाणिज्यिक दोहन बढ़ सकता है और उनकी पारंपरिक संरचना एवं उपयोग प्रभावित हो सकता है। स्थानीय समुदायों ने भी इस औपचारिक मान्यता का विरोध किया है, क्योंकि इससे उनके ओरणों का अधिकार सीमित हो सकते हैं। दूसरा, स्थानीय समुदायों की भूमिका कमजोर होने का खतरा। ओरणों को समुदाय आरक्षित वन घोषित करने से यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत आ जाएगा। इस अधिनियम में समुदायों को प्रबंधकीय भूमिका दी गई है, लेकिन निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकार के पास रहेगा। इससे स्थानीय समुदायों की स्वायत्तता प्रभावित होगी और उनकी भूमिका सीमित हो सकती है। तीसरा, सामान्य वन भूमि घोषित करने में कठिनाई। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत ओरणों को सामान्य वन भूमि के रूप में मान्यता देने का सुझाव दिया गया है। हालांकि अधिकार प्राप्त करने के लिए समुदायों को कानूनी पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा, जिससे कई स्थानीय संस्थाएं अधिकार प्राप्त नहीं कर पाएंगी।
बेहतर समाधान। स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय को ओरनों के प्रबंधन के लिए व्यापक नीति तैयार करने का निर्देश दिया है, लेकिन यह नीति स्थानीय समुदायों की स्वायत्तता को कमजोर करने के बजाय उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए बनाई जानी चाहिए। दूसरा, सफल स्थानीय मॉडल अपनाना। नीति निर्माण में स्थानीय स्तर पर सफल मॉडल को पहचाना जाए और उन्हें सशक्त बनाया जाए। राज्य सरकारों को स्थानीय समुदायों और नागरिक समाज के साथ मिलकर ओरनों का प्रबंधन करना चाहिए। तीसरा, संरक्षण में सामुदायिक नेतृत्व। ओरनों के संरक्षण की नीतियों को स्थानीय समुदायों द्वारा संचालित किया जाए, जबकि राज्य और नागरिक समाज सहायक भूमिका निभाएं। इस लेख का निष्कर्ष। ओरनों का औपचारिक संरक्षण एक सकारात्मक कदम हो सकता है, लेकिन यदि यह स्थानीय समुदाय की परंपरागत भूमिका को बाधित करता है तो उसका उल्टा प्रभाव पड़ सकता है। बेहतर होगा कि सरकार स्थानीय समुदाय को निर्णय लेने की प्रक्रिया में सशक्त बनाए और उनकी पारंपरिक संरचनाओं को मजबूत करने पर ध्यान दे। ओरनों का वास्तविक संरक्षण तभी संभव होगा जब नीति निर्माण में समुदायों की आवाज़ को प्राथमिकता दी जाए। धन्यवाद।